हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों, और क्लास 6 से लेके 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आज हम लोग सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी चैप्टर को देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का बायोलॉजी का 9वां चैप्टर है दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसका देखते हैं दोस्तों किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 9 से, और सजीव विशेषताएं एवं आवास, जबकि चैप्टर 14 से जल, चैप्टर 15 हमारे चारों ओर वायु, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, चैप्टर 9 मृदा, चैप्टर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन, चैप्टर 17 वन हमारी जीवन रेखा, और एनसीईआरटी क्लास 9 का जो है चैप्टर नंबर 14 दोस्तों, उसका प्राकृतिक संपदा। एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर है दोस्तों 15, और चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और एनसीईआरटी 12 का जो है दोस्तों 13 नंबर चैप्टर है दोस्तों जीव एवं समिष्ट, और चैप्टर 14 है परितंत्र। इन तमाम चैप्टरों को मिला के दोस्तों ये अध्याय का बनाया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह वहाँ है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की विशिष्ट इकाई होती है। यानी कोई भी जीव जो है वो अपने पर्यावरण का क्या होता है, एक छोटी सी इकाई होती है दोस्तों, और पर्यावरण पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं दोस्तों, तो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों या पादपों पर निर्भर होता है, जो वातावरण के जैविक तत्व हैं, तथा आवास, प्रजनन, श्वसन, जल आदि के लिए वातावरण के अजैविक तत्वों पर निर्भर होता है। तो जैविक तत्व क्या हो गया दोस्तों? जैविक तत्व से तात्पर्य हो गया वैसा तत्व जो सजीव है दोस्तों, जबकि आवास, प्रजनन, श्वसन, जल आदि ये सब जो है वातावरण की अजैविक तत्व कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका यानी सेल तथा उच्चतम इकाई जीव यानी ऑर्गेनिज्म स्वयं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, तो सेल है यानी कोशिका है, जबकि उच्चतम इकाई क्या है दोस्तों, तो जीव ही स्वयं होता है। जिस प्रकार कोशिका से जीव का संगठनात्मक निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे कोशिका मिलकर ही जो है पूरे जीव का निर्माण करता है, उसी प्रकार जीव से जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण होता है। यानी छोटे छोटे कोशिका मिलकर बड़े जीव का निर्माण करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे जीव मिलकर ही जैव मंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहां सजीव निवास करते हैं। तो जैव मंडल से तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि पृथ्वी का वह भाग जहां क्या होता है, सजीव निवास करते हैं यानी रहते हैं। और यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में सम्मिलित रूप से विद्यमान है। यानी ये जैव मंडल क्या हो गया दोस्तों, तो पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव निवास करते हैं। और ये जैव मंडल को 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रायः जल में समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर नीचे एवं वायु में स्थल से 8 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। यानी जैव मंडल क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ तक पाया जाता है दोस्तों, तो ये देखते हैं। जल में समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे पाया जाएगा दोस्तों, और वायु में स्थल से 8 किलोमीटर ऊपर जो है ऊपर तक पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द परिजोड़ आवरण से मिलकर बना है। यानी पर्यावरण जो है किससे मिलकर बना है दोस्तों, परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिवेश यानी सराउंडिंग, जो आसपास है दोस्तों। और अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी पर्यावरण से तात्पर्य क्या है दोस्तों, अगर अंग्रेजी अर्थ में देखा जाए तो एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है,
यानी जीव के चारों ओर जो उपस्थित क्षेत्र है दोस्तों, जो उसे घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। तो जीव के चारों ओर जो उपस्थित वह क्षेत्र दोस्तों, जो जीव को चारों बगल से घेरे रहता है दोस्तों, और उसकी जैविक क्रियाओं, जैविक क्रिया के अंतर्गत क्या हो गया दोस्तों, जैसे सजीव जितने भी हो गए वो जैविक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है तो पर्यावरण कहलाता है। इस परिवृत्ति में जीव से संबंधित वे सभी तत्व, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं सम्मिलित है जो जीवों के जीवन विकास को प्रभावित करती है। पर्यावरण जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। यानी पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बना है दोस्तों। जैविक घटक में तमाम सारे सजीव आ गए दोस्तों, और अजैविक घटक में मुख्यतः निर्जीव वगैरह आ गए, जैसे आवास हो गया, भोजन हो गया दोस्तों। आगे जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वृहताकार एवं सूक्ष्माकार जीव जैसे जंतु हो गया, पादप हो गया पाए जाते हैं दोस्तों, जबकि अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत मृदा हो गया दोस्तों, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया आदि घटक आते हैं। तो जैविक पर्यावरण का क्या उदाहरण है दोस्तों, तो जंतु और पादप देख सकते हैं, जबकि अजैविक पर्यावरण के उदाहरण के रूप में मृदा देख सकते हैं, जल देख सकते हैं, वायु, प्रकाश, ताप आदि को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण। हमारा पर्यावरण 3 तत्वों से मिलकर बना है दोस्तों, वायु, जल और स्थल। यानी हमारा जो पर्यावरण का निर्माण है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से है दोस्तों, वायु, जल और स्थल से। और इसी आधार पर देख सकते हैं दोस्तों तीनों भाग को। तो पहला है दोस्तों वायुमंडल। वायु से घिरा चारों ओर का क्षेत्र यानी आवरण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो वायु से घिरा चारों ओर का जो क्षेत्र होता है दोस्तों यानी आवरण होता है, वही वायुमंडल कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर स्थित पारदर्शी गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी हमारी है दोस्तों, उसके चारों बगल जो गैसीय आवरण है चारों ओर, उसे ही जो है हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण होता है। यानी हमारे पृथ्वी के तल से अगर देखा जाए दोस्तों तो 300 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है एक गैसों का आवरण होता है, और यही गैसों का आवरण पूरी तरीके से वायुमंडल कहलाती है दोस्तों। लेकिन इस गैसों के आवरण में 95% भाग पृथ्वी की सतह से, जबकि 20 किलोमीटर ऊंचाई तक के क्षेत्रों में होता है। यानी पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक के ही क्षेत्र में लगभग 95% गैसों का आवरण देखा जाता है दोस्तों, जबकि इसके बचे हुए 5% गैसों का जो क्षेत्र है वो 20 किलोमीटर से ऊपर 282 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत होता है। यानी मुख्य रूप से समझा जा सकता है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है लगभग जो वायुमंडल का 95% भाग होता है, जबकि शेष 5% भाग जो है पृथ्वी की तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर तथा 282 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उस 5% गैसों का क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण गैस निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा गैस जो है पृथ्वी में सम्मिलित है दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है दोस्तों, जो कि लगभग 78% होता है, यानी 78.09% होता है। और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है दोस्तों, जो कि 20.95 होता है, जिसे 21% भी माना जाता है। और आर्गन 0.9% है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड 0.039%, इसे 0.03 के रूप में हमेशा ऑप्शन में दिया जाता है दोस्तों। मीथेन, तो मीथेन को भी देख सकते हैं दोस्तों, 0.0002% है दोस्तों, जबकि हाइड्रोजन 0.00005% होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन होता है। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया आदि, जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता हेतु आवश्यक है। यानी जो भी गैसों का आवरण देख रहे हैं दोस्तों, उनमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सभी जो है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता हेतु जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने
तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका को देख लिया जाए दोस्तों या प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में जो है ना ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो है ग्लूकोज को तोड़ने का काम होता है दोस्तों। और उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% से भी कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.039% माना जाता है दोस्तों। लेकिन जो है यहाँ कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.04% से भी कम होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से ही स्थिर होती है दोस्तों। पहला है, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। और दूसरा है, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से ही अपने कवच का निर्माण करते। तो हम लोगों ने वायुमंडल देख लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी पर विद्यमान सभी जलकायों यानी वाटर बॉडीज को सम्मिलित रूप से जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी पर विद्यमान सभी जलकायों यानी जितना भी वाटर बॉडीज है उसको सम्मिलित रूप से जलमंडल कहा जाता है दोस्तों। जैसे इसके अंतर्गत महासागर हो गया दोस्तों, सागर हो गया, तालाब हो गया, झीलें हो गई, नदियां हो गई और बड़े बड़े ग्लेशियर हो गए दोस्तों, ये सभी जलमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं दोस्तों, ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर से लेकर सबसे गहरे गर्त मरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों 10,994 मीटर में जल पाया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। तो अभी जो न इसकी माप हुई थी दोस्तों, इसके अनुसार 8,850 मीटर हो गई है दोस्तों, जबकि जो है ये पहले से जो डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो 8,848 मीटर दिया हुआ है। से लेकर सबसे गहरे गर्त यानी सबसे गहरा जो है ना गर्त है दोस्तों, सबसे गहराई वाला क्षेत्र जो है वो मरियाना ट्रेंच है दोस्तों समुद्र में, और इसकी जो गहराई है लगभग दोस्तों 10,994 मीटर पाया जाता है। जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति इसी से हुई, यानी जैव मंडल को ही माना जाता है दोस्तों कि जीवन की उत्पत्ति जो है जल से ही हुई है दोस्तों। दाब, ताप, प्रकाश आदि के कारणों की विविधता के कारण इस मंडल में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। पूछा जाता है किस मंडल में सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वो कौन सा मंडल है दोस्तों, जल मंडल है। तो जल मंडल में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सभी जीवों में पाए जाने वाले जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जल के मिश्रण से बना होता है। यानी हमारे शरीर में ही देख लिया जाए दोस्तों या दूसरे भी किसी भी जीव में देखा जाए तो उसका जो जीव द्रव्य होता है लगभग जल के मिश्रण से ही बना होता है। जेलीफिश के जीव द्रव्य में लगभग 95% जल होता है दोस्तों, जबकि मानव के रुधिर एवं मस्तिष्क में लगभग 90% जल होता है दोस्तों। सभी पेशी एवं तंत्रिकाओं यानी नर्व में लगभग 80% जल होता है। यहाँ तक कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो कि हमारा दांत है दोस्तों, उसमें पाए जाने वाला जो एनेमल है, एनेमल सबसे कठोर माना जाता है हमारे बॉडी का दोस्तों, हमारे शरीर का, तो उसमें भी जो है लगभग 2% जल होता है दोस्तों। अतः मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है, यानी मानव शरीर के पूरे द्रव्यमान का लगभग 70% जो है सिर्फ जल ही होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर वर्षा समान मात्रा में नहीं होती। किसी स्थान की समुद्र से दूरी, मौसमी जलवायु एवं पर्वत शिखरों का झुकाव तथा ऊंचाई जैसे भौगोलिक कारणों से वर्षा की मात्रा समान नहीं होती। वर्षा की मात्रा के अनुरूप ही अलग अलग पादप विकसित होता है दोस्तों। अधिक वर्षा और कम ताप में जो है सघन वन जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गए दोस्तों, यह सदाबहार वर्षा वन विकसित होते हैं। यानी अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों और कम तापमान
जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ सघन वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अधिक वर्षा और कम ताप वाले क्षेत्र में कैसा वन पाया जाता है दोस्तों, तो सघन वन पाया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया दोस्तों, या सदाबहार वर्षा वन कह सकते हैं। यदि वर्षा अधिक और ताप कम हो, यानी वर्षा अधिक हो लेकिन ताप क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में वनस्पति में लाइकेन, चीड़ के वृक्ष और झाड़ियां मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिन स्थानों पर वर्षा कम और तापक्रम अधिक होता है वहां वनस्पति में छोटे वृक्ष यानी झाड़ी एवं छुप होते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा औसत से कम होती है वहां मरुस्थल होते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने देखा वायुमंडल, जलमंडल। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्थल मंडल। पृथ्वी की ऊपरी या बाहरी उबड़ खाबड़ उपजाऊ सतह को ही स्थल मंडल कहते हैं। यानी लिथोस्फीयर क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है दोस्तों या बाहरी भाग जिस पर उबड़ खाबड़ उपजाऊ सतह पाई जाती है दोस्तों, इसे ही स्थल मंडल कहा जाता है। यह विभिन्न पर्वतों, गर्तों, मैदानों, पठारों, रेगिस्तानों आदि से मिलकर बना होता है। यानी स्थल मंडल का जो क्षेत्र कहलाता है वो पर्वतों से है दोस्तों, गर्तों से, मैदानों से, पठारों से, रेगिस्तानों आदि को मिलाकर ही कहा जाता है। जहाँ स्थलीय तथा वायवीय जीवों के अतिरिक्त विशाल वृक्षों द्वारा निर्मित वन पाए जाते हैं उसे भी जो है स्थल मंडल के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है दोस्तों। पृथ्वी का लगभग स्थल मंडल दोस्तों यह पृथ्वी का लगभग 29% भाग घेरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्थल मंडल पृथ्वी का कितना भाग घेरता है दोस्तों, तो 29%। ये सार्वधिक भौगोलिक तथा जलवायु विभिन्नता से प्रभावित भाग है जो जैव विकास का प्रमुख कारण है। तो जैव विकास का प्रमुख कारण कौन सा है, तो स्थल मंडल को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सर्वाधिक भौगोलिक और जलवायु विभिन्नता से प्रभावित होता है दोस्तों। और पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है स्थल मंडल घेरता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मृदा। मृदा यानी सोल पृथ्वी की सतह की ऊपरी उपजाऊ परत है। मृदा का निर्माण चट्टानों के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षरण के कारण होता है। तो मृदा का जो निर्माण है यानी मिट्टी का जो निर्माण है वो दोस्तों कैसे होता है दोस्तों, तो है ना, चट्टानों के भौतिक, रासायनिक या जैविक अपक्षरण के कारण होता है। मृदा का निर्माण को मृदा जनन कहते हैं। यानी मिट्टी का जो निर्माण होता है उसे मृदा जनन कहा जाता है दोस्तों। मृदा संबंधी अध्ययन विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मृदा संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी। जीव तथा उसके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी इकोलॉजी क्या है दोस्तों, तो जीव और उसके पर्यावरण का पारस्परिक जो संबंध होता है दोस्तों उसे ही पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। जर्मन जैव वैज्ञानिक रेटर जो कि 1868 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन तथा प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का जो है सबसे पहले प्रतिपादन या प्रयोग किसने किया, तो रेटर ने किया। किसने किया, रेटर ने किया। जबकि इस शब्द का प्रयोग ओकोलॉजी के रूप में किया गया था। यह ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस यानी घर या आवास तथा लोगस अध्ययन से मिलकर बना है। लोगस का तात्पर्य अध्ययन से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द की पूर्ण व्याख्या की। इसके अनुसार पारिस्थितिकी की परिभाषा निम्न है: सजीवों के अकार्बनिक व कार्बनिक वातावरणीय तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में कौन बोला, तो अर्नेस्ट हैकल। जबकि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो शब्द जो है रेटर ने दिया। जबकि पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जो है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया तथा कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी पारिस्थितिकी क्या है दोस्तों, तो पारिस्थितिकी जो है रूप, प्रक्रिया तथा कारकों के बीच के परस्पर संबंधों का ही अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाती है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समष्टि। समष्टि का तात्पर्य यानी दोस्तों जनसंख्या से यानी पॉपुलेशन से है। पॉपुलेशन को ही जो है समष्टि हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। तो समष्टि यानी पॉपुलेशन हम लोग समझेंगे। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को उस जीव की समष्टि यानी पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या होता है दोस्तों, तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हो दोस्तों और उसमें दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को जो है उस जीव की पॉपुलेशन यानी समष्टि कहते हैं। समष्टि के कुछ गुण है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। समष्टि यानी जनसंख्या का आकार व घनत्व देख लेते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। इसे एक फॉर्मूला के रूप में भी दिया गया है दोस्तों। समष्टि घनत्व यानी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। D बराबर NS। D जहाँ जो है समष्टि घनत्व हो जाता है दोस्तों यानी पॉपुलेशन घनत्व को दर्शाता है। N जीवों की संख्या को दर्शाता और कितने क्षेत्र में रहते हैं उसे S से डिनोट करते हैं। तो D बराबर N/S जो है समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं दोस्तों। जन्म दर यानी बर्थ रेट किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या दोस्तों, तो किसी पॉपुलेशन में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। समष्टि में दिए गए इकाई समय में जन्म दर व मृत्यु दर के अनुपात को ही जैव सूचकांक यानी विटल इंडेक्स कहते हैं। तो विटल इंडेक्स क्या हो जाता है दोस्तों, जैव सूचकांक। तो मृत्यु दर और जो है जन्म दर इन दोनों के अनुपात को ही जो है आप जैव सूचकांक कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। किसी समष्टि यानी किसी भी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों कि लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि किसी पॉपुलेशन में स्त्रियों की संख्या अधिक है तो इसका सीधा प्रभाव जन्म दर पर धनात्मक रूप से पड़ता है। आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर, यह किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन में उपस्थित व्यष्टियों के आयु वर्गों का प्रतिशत है। आयु वितरण के आधार पर समष्टियाँ यानी पॉपुलेशन जो है 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला है तीव्र वृद्धि करने वाली पॉपुलेशन। तो पहला तीव्र वृद्धि करने वाली पॉपुलेशन को देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार के पॉपुलेशन में जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम होती है। यानी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है दोस्तों कि जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा दोस्तों। इस कारण इस समष्टि यानी इस पॉपुलेशन में युवाओं की संख्या अधिक होती है। तो पूछा जाता है दोस्तों किस स्थिति में जो है युवाओं की संख्या अधिक होती है, तो तीव्र वृद्धि करने वाली समष्टि यानी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन जो होता है उसमें जो है युवाओं की संख्या अधिक होगी क्योंकि इस स्थिति में जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होता है। स्थिर समष्टि यानी स्टेबल पॉपुलेशन जो है इस प्रकार की समष्टि में जन्म दर व मृत्यु दर लगभग बराबर होती है। यानी स्टेबल पॉपुलेशन जन्म दर और मृत्यु दर बराबर में माना जाता है। जबकि घटती हुई समष्टि यानी घटती हुई जो जनसंख्या होती है वो इस प्रकार की समष्टि में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है। यानी मरने वाले लोगों की संख्या जन्म लेने वाले संख्या की तुलना में अधिक होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये कुछ डायग्राम में दिया हुआ है दोस्तों, आयु संरचना को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं समष्टि वृद्धि यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी जाति की समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता, वह समय के साथ पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में बदलता रहता है। अतः समष्टि यानी जनसंख्या एक गतिकीय है यानी डायनेमिक इकाई है दोस्तों। और पॉपुलेशन में व्यष्टियों की संख्या में वृद्धि ही समष्टि वृद्धि कहलाती है। जन्म दर व आप्रवासन से समष्टि के आकार में वृद्धि होती है, जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवासन से समष्टि के आकार में कमी होती है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पॉपुलेशन की वृद्धि कब होगी दोस्तों कि जन्म दर और आप्रवासन में वृद्धि हो तो उस स्थिति में जो है जनसंख्या का आकार भी बढ़ेगा, जबकि अगर मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो उस स्थिति में जो है समष्टि यानी पॉपुलेशन का आकार क्या होता है, कम होता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकीय अंतर क्रियाएं। पर्यावरण में प्रायः विभिन्न जातियों के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा परस्पर अंतर क्रिया भी करते हैं। इन्हें ही पारिस्थितिकीय अंतर क्रिया यानी इकोलॉजिकल इंटर एक्शंस कहते हैं। अंतर क्रियाओं के प्रकार, तो साधारणतः अंतर क्रियाओं के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 है। पहला है धनात्मक व लाभदायक अंतर क्रियाएं। इस प्रकार की अंतर क्रियाओं में भाग लेने वाली एक अथवा दोनों जातियां लाभान्वित यानी बेनिफिटेड होती है दोस्तों, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंतर क्रियाएं होती है। तो धनात्मक व लाभदायक अंतर क्रियाओं के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी अंतर क्रियाएं सम्मिलित है। तो पहला है दोस्तों सहभोजिता यानी सहभोजिता कॉम्युनली। पहला है दोस्तों सहभोजिता यानी कॉमेंसैलिज्म। तो पहला है दोस्तों सहभोजिता यानी कॉमेंसैलिज्म। इस प्रकार की अंतर क्रिया में भाग लेने वाले एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए अगर मनुष्य की आंत यानी इंटेस्टाइन में रहने वाला जीवाणु ई कोलाई भोजन तथा आश्रय प्राप्त करता है। तो सहभोजिता का रूप में देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की अंतःक्रिया में भाग लेने वाला एक जाति लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि एक जाति को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, जबकि दूसरा को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे मनुष्य के आंत यानी इंटेस्टाइन में जो है एक जीवाणु पाया जाता है दोस्तों ई कोलाई, जो कि भोजन तथा आश्रय दोनों प्राप्त करता है। ये सहभोजिता के उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोकॉपरेशन। इस संबंध के अंतर्गत दो भिन्न जातियों के सदस्य जब परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे दोनों लाभान्वित होते हैं, किंतु वे पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से भी निर्वाह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पशु एवं कीटभक्षी पक्षी, क्योंकि ये पक्षी पशुओं के शरीर से जुएं एवं कीट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और बदले में पशुओं को इन परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति जब दोनों को बेनिफिट हो दोस्तों तो उसे प्रोटोकॉपरेशन कहते हैं, जबकि सिर्फ एक ही को फायदा हो तो उसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे मनुष्य की आंत में जो है अगर कोलाई जीवाणु पाया जाता है दोस्तों तो इससे सिर्फ जीवाणु को फायदा होता है, ना कि मनुष्य को कोई प्रभाव होता है। जबकि प्रोटोकॉपरेशन में क्या हो रहा है दोस्तों कि इस स्थिति में दोनों जीवों को फायदा होता है। एक तो दोस्तों पक्षी को जो है पशुओं के शरीर से जुएं कीट मिल जाती है दोस्तों, और बदले में पशुओं को इन परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म क्या है दोस्तों? ये दो भिन्न जातियों के जीवों के मध्य ऐसा संबंध है जिसमें दोनों ही जीव लाभान्वित होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी पृथक होकर जीवित नहीं रह सकता। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, दोनों जीव जो है एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों जीव जो है अलग अलग रहकर नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए रूप में देखते हैं दोस्तों रोमंथी जीव तथा सूक्ष्म जीव। रोमंथी जीवों के आमाशय यानी स्टोमच में सूक्ष्म जीव भोजन एवं आश्रय प्राप्त करता है दोस्तों, और बदले में सेलुलोज पर क्रिया करके उसे पाचन योग्य बनाता है। तो जो जीव है उसके आमाशय में, जैसे गाय भैंस बकरी हो गया दोस्तों, इन सभी के स्टोमच यानी पेट में आमाशय में जो है दोस्तों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं और बदले में जो है सेलुलोज पर क्रिया करके उसे पाचन योग्य बना देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ऋणात्मक या हानिकारक अंतर क्रियाएं। इस प्रकार की अंतरक्रियाओं में सम्मिलित दो जीव जातियों में से एक को हानि उठानी पड़ती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंतरक्रिया होती है। तो पहला देखते हैं दोस्तों एमेंसेलिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें एक जीव अपने विषैले स्राव द्वारा दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है और इसमें हानि उठाने वाला एमेंसल तथा प्रभावित करने वाला जीव संदमक यानी इनहेबिटर कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसीमस। स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक प्रतिजैविक स्रावित करता है जिसमें अन्य जीवाणुओं को संदमन होता है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। जब जीवन हेतु आवश्यक संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए दो अथवा अधिक जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा हो जाती है दोस्तों।
और यह प्रतिस्पर्धा अंतः जातीय यानी इंट्रा स्पेसिफिक या अंतर जातीय प्रकार की हो सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मांसाहारी जीव जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, बाघ इत्यादि जो है शिकार हेतु प्रतिस्पर्धा होते हैं। यानी शेर भी शिकार करना चाहते हैं, चीता भी करना चाहते हैं, तेंदुआ भी शिकार करता है दोस्तों, और बाघ भी। तो ये सभी जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं। परजीविता यानी पारासिटिज्म में क्या होता है दोस्तों, यह दो जातियों के भिन्न आकार वाले जीवों के मध्य ऐसा संबंध है जिसमें छोटे जीव लाभान्वित होता है और बड़े जीव को हानि उठानी पड़ती है। लाभ प्राप्त करने वाला जीव क्या होता है दोस्तों, परजीवी कहलाता है, जो बड़े जीव अर्थात पोषी के शरीर पर तथा उसके भीतर रहता है। जैसे एनाफ्लीज मच्छर व मनुष्य में मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम तथा जंतुओं के शरीर पर जुएं इत्यादि जो है इसके उदाहरण हैं दोस्तों। परभक्षण यानी प्रीडेशन क्या है दोस्तों, तो इस प्रकार की अंतरक्रिया में एक जीव किसी अन्य जीवित जीव को मारकर खा जाता है दोस्तों, और भक्षण करने वाला जीव परभक्षी तथा भोजन बनने वाला जीव जो है भक्ष्य यानी प्रे कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो सभी मांसाहारी शिकारी जो है वो जीव परभक्षी होते हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों उदासीन अंतरक्रियाएं। तो उदासीन अंतरक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की अंतरक्रियाओं में दोनों में से किसी भी जीव को लाभ या हानि नहीं होती दोस्तों। उदाहरण के लिए मिमिक्री यानी अनुहरण में एक जीव रूप, रंग, आकार या व्यवहार में किसी अन्य जीव या निर्जीव पदार्थ की नकल करता है, जिससे परभक्षी या तो उसे पहचान नहीं पाते या उसे हानिकारक व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। नकल करने वाला जीव मिमिक कहलाता है दोस्तों, जबकि जीव जिसकी नकल की जाती है उसे मॉडल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं दोस्तों, कुछ तितलियां हो गई, मौत इत्यादि जो है वो मिमिक करती है। जीवों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन को देखते हैं दोस्तों। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहने के लिए वातावरणीय प्रभावों के कारण जीवों में संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन ही पारिस्थितिकीय अनुकूलन कहलाती है। तो पारिस्थितिकीय अनुकूलन क्या होता है दोस्तों, तो इस स्थिति में जीवों में क्या होता है कि संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, और कार्यात्मक यानी साइकोलॉजिकल, और जो है आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन ही पारिस्थितिकीय अनुकूलन कहलाता है। पादपों और जंतुओं में अनेक प्रकार की पारिस्थितिकीय अनुकूलन यानी इकोलॉजिकल एडेप्शन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जलोद्भिद पादप। ऐसे पादप जो जल से संतृप्त स्थानों पर पाए जाते हैं तथा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं, जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। यानी हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो है वो क्या होता है दोस्तों कि वो जो है जल से संतृप्त स्थानों पर पाए जाएंगे या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में ही डूबे रहते हैं। इन पादपों का शरीर जल के संपर्क में रहता है, जिसके कारण जल अवशोषण की आवश्यकता कम होती है, अतः जड़ें बहुत कम विकसित या अनुपस्थित होती है। जल निगमन पादपों के तने पतले, कोमल तथा स्पंजी होने के कारण जल के बहाव में सुरक्षित रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जल निमग्न पादपों में पत्तियां महीन व कटी फटी होती है। वेलिस्नेरिया में पत्तियां लंबी तथा फीते नुमा होती है। जो पत्तियां जल की सतह पर तैरती है वे बड़ी होती हैं तथा इनकी ऊपरी सतह पर मोस यानी सदृश्य पदार्थ की परत पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों जलीय प्राणियों में अनुकूलन। इनके शरीर के ऊपर कंटकों व एवं सलकों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। वह शरीर नौकाकार होता है जो तैरने में सहायक होता है। तो जलीय प्राणियों में जो क्या होता है दोस्तों कि इनके शरीर के ऊपर कंटकों एवं सलकों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है दोस्तों, और शरीर नौकाकार होता है जो कि तैरने में इसके सहायक प्रदान करता है दोस्तों। इनमें युग्मित उपांग यानी पंखों के रूप में पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। ये क्लोमों द्वारा शोषण करते हैं जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं। इनमें वायु थैली अथवा वाताशय यानी एयर ब्लैडर पाया जाता है जो जल दाब नियंत्रित कर जल की गहराई में मछलियों की रक्षा करती है। तो वायु थैली अथवा
जो बताशय यानी एयर ब्लैडर क्या करता है दोस्तों, तो जल दाब को नियंत्रित करने में जो है मछलियों की रक्षा करती है जल की गहराई में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सुकोद्भिद या मरुद्भिद पादप। सुकोद्भिद और मरुद्भिद पादप क्या है दोस्तों, तो देखते हैं। ऐसे स्थान जहां पर जल की कमी हो तथा शुष्कता की स्थिति बनी रहती है, वहां शुष्कोद्भिद पादप यानी ज़ेरोफाइट प्लांट पाए जाते हैं दोस्तों। इन पादपों में मूल तंत्र अत्यधिक विकसित पाया जाता है। जड़ें लंबी, शाखित व अधिक मूलरोम युक्त होती है। अधिक मूलरोम व गहराई तक जाने के कारण जड़ों में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। यानी सुकोद्भिद या मरुद्भिद पादप का जो जड़ होता है दोस्तों, वो बहुत गहराई तक जाती है। इन पादपों का तना छोटा, काष्ठीय व मोटी छाल युक्त होता है। तनों पर रोम व कंटक पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। कुछ पादपों में तना रूपांतरित होकर चौड़ा व मांसल होकर पत्ती का कार्य करता है। ऐसे तनों को पर्णाव स्तंभ कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका नागफनी देख सकते हैं दोस्तों। अनेक पादपों जैसे बरगद हो गया दोस्तों, पीपल हो गया आदि की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए मोटी होती है। नागफनी में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिसको वाष्पोत्सर्जन की दर को मंद कर जल की हानि को कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय या मरुद्भिद जंतुओं में अनुकूलन। कंगारू चूहा अपने उपापचय द्वारा बने जल पर निर्भर रहता है। यह कभी जल नहीं पीता। इनमें उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल की बहुत कम आयतन की आवश्यकता होती है। तो कंगारू चूहा जो है दोस्तों, वो कभी भी पानी नहीं पीता है दोस्तों। अनेक जंतुओं में मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है। जैसे ऊंट अपने मूत्र को पानी की उपलब्धता नहीं होने पर रोक लेता है, जिससे वह कई दिनों तक बिना जल के रह सकता है। मरुस्थल प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ जीव ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ठंडे वातावरण के जंतुओं में अनुकूलन। ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवं पाद समांतर कर छोटे होते ताकि उष्मा का क्षय कम हो। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसी स्तनधारियों में त्वचा के नीचे वसा यानी ब्लैडर की मोटी परत होती है दोस्तों, जो उसे उष्मारोधी यानी इंसुलेटर का कार्य करती है और शरीर की उष्मा हानि को भी कम करती है। शरीर पर घने बालों का होना, जिससे उष्मा की हानि कम होती है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू जो है, ये ठंडे वातावरण में रहने वाले जंतु हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ठंडे प्रदेशों के कुछ जीवों में शीत निष्क्रियता भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र। तो जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इकोसिस्टम क्या हो गया दोस्तों, तो जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से जो बना हुआ तंत्र है उसे ही पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेंसले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द दिया, जबकि इकोलॉजी शब्द जो है वो रेटर ने दिया था। इकोलॉजी शब्द रेटर दिया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द जो है वो टेंसले के द्वारा दिया गया है 1935 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑडम के अनुसार परितंत्र यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजी की मूल इकाई है। यानी परितंत्र जो है वो पारिस्थितिकी इकोलॉजी की क्या है, मूल इकाई है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय व अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है और यह जीव मंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। यानी ऑडम क्या कहते हैं दोस्तों कि परितंत्र जो है वो इकोलॉजी की मूल इकाई है। यानी जो इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी की क्या है, एक इकाई के रूप में है दोस्तों, और इसके अंतर्गत जैविक समुदाय और अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है दोस्तों, और यह जीव मंडल के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो अध्ययन की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं देखते हैं। पहला है दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है।
इसके अंतर्गत जल में पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी इक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो प्रकार का हो जाता है, एक स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा होता है समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्वच्छ जल में जो रहने वाला है दोस्तों, जैसे जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसमें क्या होता है दोस्तों, बहते हुए जल व स्थिर जल के परितंत्रों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, ये सब जो है वो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। जबकि समुद्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी मरीन वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय यानी टाइडल भागों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र निम्न रूप से तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का दोस्तों। घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र और वन का पारिस्थितिकी तंत्र। ये तीन प्रकार के इकोसिस्टम में जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो इस प्रकार के परितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किया जाता है तथा इसका नियमन प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध जाकर किया जाता है। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम के प्रमुख उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया आदि का जो खेत होता है दोस्तों, उसमें जल जीवशाला जो है ये भी प्रमुख रूप से इसका उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। तो कृत्रिम जो है या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, तो धान का खेत हो गया दोस्तों, या गेहूं की खेती हो गई, या जल जीवशाला जहाँ वाटर एक्वेरियम है दोस्तों, उसके अंदर भी जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं दोस्तों। तो इसके घटक जो है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण दो घटकों के मिलने से होता है। पहला है दोस्तों जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है मुख्य रूप से दो हैं, एक है जैविक और दूसरा अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों यानी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है। यानी अगर जैविक घटक के रूप में देखा जाए तो इसमें सजीवों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, जीवाणु हो गया इत्यादि। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को भी तीन प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। यानी पोषण के आधार पर जैविक घटक, जैविक क्या हो गया दोस्तों, जो सजीव है उसको जो है तीन भागों में बांटा गया पोषण के आधार पर। पहला है दोस्तों स्वपोषी घटक या उत्पादक। ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए सरल और कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं या उत्पादक कहलाते हैं। ये घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत समस्त हरे पादप प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया उदाहरण के रूप में 9 स्टॉक आते हैं। तो स्वपोषी क्या हो गया दोस्तों, वैसा सजीव जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है दोस्तों, वो सरल और कार्बनिक पदार्थ से जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ में जो है अपने भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को जो है स्वपोषी प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। और इसमें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही जो है भोजन की प्राप्ति करता है। और इसके उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हरे पादप। आगे देखते हैं दोस्तों, विषमपोषी घटक या उपभोक्ता। तो ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित भोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पोषण यानी न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं यानी हेटेरोट्रोफिक कहलाते हैं। जैसे खरगोश हो गया दोस्तों, चूहा हो गया, मेढक हो गया, शेर हो गया, मनुष्य हो गया। तो ये सब क्या है, विषमपोषी है। यानी अगर खरगोश है तो खरगोश घास को खा रहा है दोस्तों, और घास क्या है, स्वपोषी है। तो स्वपोषी को जो है विषमपोषी जो है उसका भक्षण करते हैं। जैसे चूहा हो गया दोस्तों, मेढक हो गया, शेर हो गया। तो जंगली जानवर शेर है दोस्तों, जब और ये शिकार करता है तो ये भी किसी दूसरे चीज़ पर आश्रित होता है, इसलिए इसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी जीवों को उनके पोषण की विधि के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है दोस्तों प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होता है, वे ऐसे जीव जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादक से प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। इन जीवों को शाकाहारी कहते हैं दोस्तों। जैसे कीट हो गया, चूहे हो गए, हिरन हो गए, खरगोश हो गया, चिड़िया हो गया, बकरी, ये सारे जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता हैं। यानी ये क्या करते हैं दोस्तों कि उत्पादक से ही डायरेक्ट अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
दूसरा हो गया दोस्तों द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया दोस्तों, तो ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करता है दोस्तों, उसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता या प्राथमिक स्तर का मांसाहारी भी कहते हैं दोस्तों। जैसे पक्षी हो गया दोस्तों, कुत्ता हो गया, मेढक हो गया, लोमड़ी हो गया, सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐसे विषमपोषी जीव जो मांसाहारी जंतुओं या द्वितीय उपभोक्ता से पोषण प्राप्त करते हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीय मांसाहारी कहलाते हैं। इसे सर्वाहारी भी कहते हैं दोस्तों, इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। जैसे इंसान हो गया दोस्तों, भालू हो गया, ये क्या है दोस्तों, तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतोपजीवी अपघटक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक क्या होता है दोस्तों कि जो पादप व जंतु का जो मृत शरीर होता है दोस्तों, उसके जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है दोस्तों और अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही जो है अपघटक कहा जाता है। अपघटक के उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो गया, फंजी यानी कवक हो गया आदि होता है। ये पादप व जंतुओं में संचित कार्बनिक पदार्थों को पुनः वातावरण में लौटाने का कार्य करता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक। हम लोगों ने जैविक घटक देख लिया, अब अजैविक घटक देखते हैं दोस्तों। इसमें सभी निर्जीव घटक जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, खनिज हो गया, तत्व हो गया, मृदा हो गया, जल आदि सम्मिलित है। यानी अजैविक घटक में क्या होगा दोस्तों, सभी निर्जीव पदार्थ होगा, जबकि जैविक घटक में सभी सजीव पदार्थ होता है। ये परितंत्र में जीवों की विविधता एवं संख्या को प्रभावित करता है। परितंत्र के भौतिक घटक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक घटकों की संख्या का नियमन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव अब भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन कहलाती है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि सभी जीव भोजन करने के लिए एक दूसरे पर परस्पर जुड़े रहते हैं और ये एक श्रृंखलाबद्ध होता है और यही श्रृंखला ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर से उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर जीवधारियों की श्रेणी के द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया ही क्या है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, यानी फूड चेन कहलाता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव सदैव उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर होता है तथा यह जीवों के मध्य के संबंध को प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि हमेशा जो है खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो उत्पादकों से उपभोक्ता की तरफ होता है, यानी उत्पादकों से उपभोक्ता की तरफ होता है ऊर्जा का प्रभाव किसी भी खाद्य श्रृंखला में। यानी उत्पादकों से जैसे घास हो गया दोस्तों, घास से कीट हो गया, कीट से मेढक हो गया, मेढक से सर्प हो गया, इस रूप में जो है उत्पादकों से उपभोक्ता के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पदों या स्तरों के द्वारा होता है। इन पदों या स्तरों को पोषक स्तर यानी ट्रोपिक लेवल कहा जाता है दोस्तों। आवास के आधार पर खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला और दूसरा होता है जलीय खाद्य श्रृंखला। स्थलीय खाद्य श्रृंखला क्या है दोस्तों, यह स्थल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है। जैसे घास हो गया दोस्तों, घास को टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक और मेढक को सांप और सांप को जो है गिद्ध, इस तरीके से फूड चेन चलता रहता है। जलीय खाद्य श्रृंखला अगर देखा जाए दोस्तों तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये जल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है। जिसे पाद प्लावक उसे जंतु प्लावक कहते हैं। जंतु प्लावक को छोटी मछलियाँ खाती है और छोटी मछली को जो है बड़ी मछली यानी रेहू वगैरह खाती है और उससे बड़ी मछली जो है शार्क जो है उसे फिर खाती है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं तीन प्रकार की हो सकती है। पहला है दोस्तों परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह हरे पौधों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं में तथा फिर बड़े जंतुओं की ओर जाती है।
परभक्षी खाद्य श्रृंखला। और परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होता है दोस्तों? पैरासाइटिक फूड चेन क्या है कि ये बड़े जंतुओं से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं तक जाती है, जबकि मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों कि यह मृत प्राणियों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या है दोस्तों, यानी फूड वेब क्या है उसके बारे में देखते हैं। जब अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो पारितंत्र में अंतर संबंध का स्वरूप एक जाल की भांति दिखाई देता है, और इस जटिल अंतर संबंध के जाल को ही जो है फूड चैन यानी इस जटिल अंतर संबंध के जाल को ही खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं दोस्तों। यह जीवों के समुदायों के मध्य के संबंधों को प्रदर्शित करता है। इस जाल में एक प्राणी को खाने वाले कई परभक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात यहाँ अनेक प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, जिसे पारितंत्र का खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा वह उतना ही अधिक स्थिर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा के उपयोग की क्षमता केवल उत्पादकों में होती है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर देती है दोस्तों, और इसे संचित कर लेती है। इसी संचित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भोजन के रूप में उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जिससे प्राप्त ऊर्जा उन्हें गतिमान बनाए रखता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण भोजन के रूप में उत्पादकों से उपभोक्ताओं की तरफ होता है दोस्तों, जिसे ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होगा इस स्थिति में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिंडमान का 10% नियम। तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। लिंडमान 1942 के 10% नियम के अनुसार किसी परितंत्र में ऊर्जा का एक जीव या पोषी स्तर से दूसरे जीव या पोषी स्तर में केवल 10% भाग यह स्थानांतरित होता है, तथा शेष % भाग जीवों द्वारा अपने स्वयं के विभिन्न क्रियाकलापों जैसे उत्सर्जन, शोषण आदि में व्यर्थ हो जाता है। और हरे पादप या उत्पादक प्रत्येक ऊर्जा प्रवाह के प्रक्रम में प्रारंभिक चरण होते हैं। तो लिंडमान का 10% नियम क्या है दोस्तों? इसके अनुसार क्या होता है कि जब किसी भी परितंत्र में देखा जाए यानी खाद्य जाल में देखा जाए दोस्तों, तो ऊर्जा का जो है एक जीव से दूसरे जीव में जो स्थानांतरण होता है दोस्तों वो सिर्फ 10% ही होता है, जबकि 90% जो है भाग उसी जीव के अपने स्वयं के क्रियाकलाप जैसे दोस्तों उत्सर्जन हो गया, शोषण हो गया, इन सभी में जो है यूज होता है। पारिस्थितिक पिरामिड। तो ये क्या है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना एक प्रकार के उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था है, तथा पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना का आलेखी यानी ग्राफिक्स प्रदर्शन पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड में क्या होता है दोस्तों कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी पोषक संरचना को एक दिशा में दिखाया जाता है दोस्तों कि एक प्रकार के उत्पादक और उपभोक्तक व्यवस्था होती है, तथा पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक संरचना का ग्राफ दिखाया जाता है। इसे ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का सिद्धांत एल्टन के द्वारा वर्ष 1927 ईस्वी में दिया गया। प्रत्येक खाद्य स्तर पोषक स्तर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है पारिस्थितिकी पिरामिड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एल्टन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1927 में। आगे देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों संख्या पिरामिड, दूसरा है जीव भार पिरामिड। तो संख्या पिरामिड देखते हैं दोस्तों, इसमें प्रत्येक पोषक स्तर पर व्यक्तिगत जीव संख्या दर्शाई जाती है। संख्या को पिरामिड घास के मैदान एवं तालाबों के पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में मध्यम एवं एकल वृक्ष या परजीवी खाद्य श्रृंखला में उल्टा होता है। तो संख्या का पिरामिड की स्थिति में देखा जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो पोषक स्तर का होता है व्यक्तिगत जीव संख्या दर्शाया जाता है। इसमें क्या है, प्रत्येक पोषक स्तर पर व्यक्तिगत जीव संख्या को दर्शाया जाता है। और संख्या का पिरामिड घास के मैदान एवं तालाब के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा बनाया जाता है। यानी घास का मैदान और तालाब के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनता है? सीधा। जबकि वन और पारिस्थितिकी तंत्र में मध्यम
तथा एकल वृक्ष या परजीवी खाद्य श्रृंखला में उल्टा बनता है। तो संख्या का पिरामिड जो है किसमें उल्टा बनता है दोस्तों, तो एकल वृक्ष या परजीवी खाद्य श्रृंखला में उल्टा बनेगा दोस्तों, जबकि घास के मैदान और तालाब में जो है वो सीधा पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बनता है दोस्तों, जबकि वन और पारिस्थितिकी तंत्र में मध्यम बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों जीव भार का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि इस प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव भार दर्शाया जाता है और इसका पिरामिड घास के मैदान तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, जबकि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो 3 चीज इसमें याद रखना है दोस्तों कि पिरामिड घास का मैदान, पिरामिड जो है घास के मैदान तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होगा जीव भार पिरामिड में, जबकि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में यह कैसा होता है, उल्टा होता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये ऊर्जा का पिरामिड, ये एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाता है दोस्तों। इस पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तरों पर निहित ऊर्जा या उत्पादकता दिखाई जाती है और इसका पिरामिड सभी पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव सीधा होता है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है, जबकि जीव भार का जो पिरामिड होता है वो तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, जबकि सभी के लिए सीधा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों जैव रासायनिक चक्र। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वातावरण के निर्जीव और सजीव घटकों के मध्य होने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थों के तत्वों के चक्रण को ही जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है दोस्तों। जैव रासायनिक चक्र को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों। पहला है गैसीय जैव रासायनिक चक्र और दूसरा है अवसादीय जैव रासायनिक चक्र। तो देखते हैं दोस्तों गैसीय जैव रासायनिक चक्र क्या होता है दोस्तों, तो ये वायुमंडल व जलमंडल से संबंधित रासायनिक चक्र है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, हाइड्रोजन हो गया चक्र हो गया, ये सभी गैस जैव रासायनिक चक्र होता है दोस्तों। जबकि अवसादीय जैव रासायनिक चक्र क्या है, यह मंद गतिक व निम्न उपयोगी चक्र है। उदाहरण के लिए फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी का जो चक्र है वो अवसादीय जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख जैव रासायनिक चक्र को देख लेते हैं दोस्तों। पहला है जल चक्र। तो जल चक्र में क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण में जल का परिवहन जल चक्र कहलाता है। तो पर्यावरण में जो जल का परिवहन होता है उसे ही जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहते हैं दोस्तों। इसे गैसीय या अवसादीय किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता। पृथ्वी के लगभग 75% भाग में जो है जल की उपस्थिति है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता यौगिक बना है, जो कि जल के क्या है दोस्तों, मिश्रण है कि यौगिक है, तो जल एक यौगिक है दोस्तों। जल क्या है, एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विशिष्ट अनुपात 2:1 होता है, यानी H2O अगर देखते हैं दोस्तों तो हाइड्रोजन का 2 होता है दोस्तों और ऑक्सीजन का 1 होता है। जलीय चक्र को निम्नलिखित चरणों से समझ सकते हैं दोस्तों। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के कारण पर्यावरण का तापमान बढ़ता है और इस कारण महासागर, समुद्रों, नदियां, झीलों और मृदा की सतह से जल का लगातार वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन होता रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों पादपों के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में और जीवों द्वारा उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन जैसे मूत्र, पसीना आदि द्वारा जल और जलवाष्प उत्सर्जित होते हैं। सभी जीवों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्रिया के फलस्वरूप भी जलवाष्प यानी वाटर वेपर उत्पन्न होता है दोस्तों, जो वायु में छोड़ दी जाती है। जलवाष्प हल्की होने के कारण वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है दोस्तों। जब वातावरण का तापमान गिरता है तो निम्न ताप पर जलवाष्प संघनित होता है यानी कॉन्डेंस हो जाता है दोस्तों और कोहरा, धुंध, पाला, ओस आदि के रूप में या जल की बूंदों में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र निम्नलिखित मुख्यतः 5 मुख्य चरण में देख सकते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन का स्वयंगीकरण, इसमें क्या होता है दोस्तों कि पादप नाइट्रोजन का प्रयोग मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में करते हैं, यानी पादप जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पादप की कोशिकाओं में नाइट्रेट के अपचयन यानी रिडक्शन से निर्मित अमोनिया और अमोनिया NH3 अमोनो NH2 के रूप में उपयोग में लाई जाती है।
अब देखते हैं दोस्तों अमोनीकरण क्या है दोस्तों। मृत जंतुओं तथा पादपों के शरीर एवं जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थों का विघटन मृतोपजीवी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु हो गया दोस्तों, बैसिलस वेलगेरिस हो गया आदि द्वारा संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया मुक्त होती है। यह क्रिया अमोनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाइट्रीकरण। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रीकरण क्रिया में जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर आदि अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है और यही नाइट्रीकारक जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट है पांचवा विनाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस क्रिया में जीवाणु जैसे बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस आदि मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है और इससे मृदा जो है ऊसर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कार्बन चक्र या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। पृथ्वी पर कार्बन चक्र मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण है, यानी CO2 का ही चक्रण जो है पृथ्वी पर कार्बन चक्र कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.03% होती है। प्रकृति में कार्बन के चक्रीय प्रक्रम को निम्नलिखित पदों में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। पहला है पादप वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है दोस्तों, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। तो पादप क्या करती है दोस्तों कि स्वतंत्र कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पादपों में इन कार्बोहाइड्रेट्स को शाकाहारी जीवों जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कुछ कार्बन का त्याग दिया जाता है। मांसाहारी जंतुओं द्वारा शाकाहारी जंतुओं का भक्षण किया जाता है, अतः इनके द्वारा भी भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कुछ कार्बन को त्याग दिया जाता है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों जंतुओं की मृत्यु के पश्चात अपघटकों के द्वारा इनके शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिक का अपघटन होता है, जिससे पुनः कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शेष कार्बन वातावरण में स्वतंत्र हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला हो गया दोस्तों, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के जलने, चूने की चट्टानों के अपक्षय, गर्म झरने, ज्वालामुखी द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस प्रकार कार्बन चक्र का मुख्य पथ वायुमंडल और जलमंडल से सजीव तंत्रों से होकर पुनः वायुमंडल तक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन चक्र। तो ऑक्सीजन चक्र क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है और ऑक्सीजन चक्र के निम्नलिखित चरण होते हैं दोस्तों। सभी जीव जो पादप और जंतु है दोस्तों श्वसन क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का शोषण हेतु उपयोग करते हैं। शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों आदि जीवाश्म ईंधनों के दहन में भी वायुमंडल की ऑक्सीजन व्यय होती है दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज आ गया दोस्तों के निर्माण में CO2 का उपयोग कर लिया जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन बनती है जो वायुमंडल में पुनः मुक्त कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं पूरे चैप्टर को दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और भी इसी तरीके का वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।